हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी को पूरी विस्तार से पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग का बहुत ही अच्छी तरीके से अध्ययन किया है। उसके बाद हम लोग चैप्टर 1 के अंतर्गत पार्ट क, जिसमें हम लोग मुद्रा और भूमि के बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं। ठीक है, अगर कोई भाई बंधु इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लें। उसके बाद आप आगे का वीडियो देखें तो ज़्यादा आपके लिए उपयोगी साबित होगा। ठीक है, मेरे बारे में अगर आप जानना चाहें तो आप यहाँ से जान सकते हैं कि मैंने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है, साथ में मैंने बीएड किया है और सीसेट में क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, तथा मेरा खुद का कोचिंग संस्था भी चलता है कृष्णा पाथवे के नाम से, और इस क्षेत्र में लगभग मुझे 4 से 5 वर्ष कार्य करते हुए हो गया है। ठीक है, चलिए आज हम लोग अपना टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, जिसमें भारत संसाधन एवं उपयोग के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे जल संसाधन। ठीक है, कल हम लोग पढ़े मृदा संसाधन क्या होते हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जल संसाधन किसे कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, जल के कुछ स्रोत को हम लोग देखते हैं। ठीक है, विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद नोट्स बनाएंगे। कहीं जाना नहीं है, कहीं हड़बड़ाना नहीं है, आराम से पढ़ना है। ठीक है, जो भी सीखना है अच्छा से सीखना है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल और 29% भाग पर स्थल पाए जाते हैं। देखिए, कुछ भाई बहन आज पहली बार यह चीज़ जान रहे होंगे कि पृथ्वी पर 71% जल है और मात्र 29% पे इतने लोग बसे हुए हैं पूरे पृथ्वी पे। ठीक है, फिर भी हम लोग कहते हैं कि पानी का कमी है। बताइए, जो कि कितना ज़्यादा प्रतिशत अगर निकाला जाए तो कितना ज़्यादा है, गुना किया जाए तो कितना अधिक है। ठीक है, जल की अधिक उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है। ठीक है, आप देखते होंगे जब पृथ्वी को आप लोग देखते होंगे ग्लोब को, तो आप देखते होंगे कि इसे नीला दिखता है इसे। ठीक है, तो ये नीला ग्रह क्यों कहा गया है, इसीलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे इतनी अधिक मात्रा में पानी है, इसलिए पृथ्वी को क्या कहा गया है, नीला ग्रह कहा गया है, ब्लू प्लैनेट कहा गया है। अगर इस आपसे पूछा जाए तो ब्लू प्लैनेट या फिर नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे किसे कहा जाता है, हमारे पृथ्वी को कहा जाता है। ठीक है, विश्व के कुल जल का 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि पूरे विश्व का कुल बोल रहा है, टोटल याद रखिएगा ये सब बात। कुल जल का इतना प्रतिशत भाग है, 96.5% भाग मात्र महासागर में पाया जाता है, जो खड़ा होते हैं, जो पीने योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, जिसमें नमक पाए जाते हैं। ठीक है, यह पीने योग्य पानी नहीं होते, इतना प्रतिशत। बताइए, मात्र हम लोग के पास पीने के लिए कितने पानी, पीने लायक मीठा पानी। ठीक है, मीठा पानी मात्र हम लोग के पास कितने हैं, तो 2.5% भाग, इतने ही हमारे पास पानी है। विश्व में पूरा हमारा धरती पे इतना प्रतिशत पानी है। ठीक है, जिसमें इतना तो हमारे लिए कोई काम का नहीं है, और इतना ही में हमें काम चलाना है पूरे धरती के लोगों के लिए, चाहे वो कोई भी हो, मनुष्य हो, कोई भी जीव जंतु हो, सभी के लिए। ठीक है, जिसका 70% हिम क्षेत्र एवं हिम नदी में मिलता है। ठीक है, पृथ्वी पर जल स्रोत विभिन्न रूप में पाए जाते हैं तथा भूपृष्ठीय, भूमिगत, वायुमंडलीय और महासागरीय। भारत में औसत वार्षिक वर्षा का लगभग 120 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझते चलिएगा आराम से, कोई हड़बड़ाना नहीं है। धरातल पर जल झीलें, तालाब, नदी और जलाशय में पाया जाता है। नदियाँ धरातलीय जल के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, धरातल का मतलब क्या है, भूमि पर जल
हमें कहाँ कैसे तो नदियों से पाए जाते हैं। ठीक है, जल विज्ञान के आधार पर भारत की नदियाँ को 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, किसके किसके आधार पर? जल विज्ञान के आधार पर। ये सब चीज़ याद रखिएगा बस, और कुछ नहीं। डेफिनेशन जो मैं बता रहा हूँ उस पर कमेंट बनाए रखिए। एग्ज़ाम में 1 नंबर भी इधर उधर इस बार नहीं जाने वाला है। जो मेरा थंबनेल है अब की बार 90 पार यह मैं कर दिखाऊंगा। बस आप लोग साथ दीजिए हमारा, और मेरे नोट्स पे आप लोग कॉन्सेंट्रेट विश्वास बनाए रखिए। हिमालय की नदियाँ को समझते हैं हम लोग। हिमालय की नदी का उद्गम हिम क्षेत्र तथा हिमालय से हुआ है। हिमालय की जो नदियाँ हैं उसका उद्गम का तात्पर्य है कि उसका स्रोत वो कहाँ से निकल रही है, तो हिम क्षेत्र तथा हिमानी से उसकी उत्पत्ति हुई है। अतः हिमालय की अधिकांश नदियाँ बारहमासी होती है। ठीक है, प्रायद्वीप नदियाँ। अब प्रायद्वीप नदियाँ क्या है? तो प्रायद्वीप का मतलब आप लोग नहीं जानते हैं? जो ये भारत है, ठीक है, ऊपर का भाग नहीं, नीचे का भाग, ये जो ये कोना है, इसे हम लोग प्रायद्वीप कहेंगे। क्यों कहेंगे प्रायद्वीप? प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो तीनों ओर से क्या हो, सागरों से घिरा हो, इधर से और इधर से, महासागरों से घिरा हो, उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। अब है प्रायद्वीप नदियाँ को हम लोग समझते हैं। प्रायद्वीप नदी का उद्गम क्षेत्र मुख्यतः पठारी क्षेत्र है। ये नदियाँ पूरी तरह से मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। ठीक है, यह मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। ठीक है, अतः इन नदियों को मौसमी नदी भी कहा जाता है। जैसे वर्षा का जब मौसम आता है, वर्षा होती है, तो यह क्या होता है, भर जाते हैं, बाढ़ भी ला देते हैं कभी कभी। अब जल संसाधन का वितरण देखिए, जल संसाधन का किस तरह से वितरण किया जा रहा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण इसे जल गोलार्ध भी कहते हैं। ठीक है, अब दक्षिणी गोलार्ध क्या होते हैं, हमको पता है कि आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सर दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है। समझ लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन उसे भी देखिए। यह पृथ्वी है, ठीक है, यह मानकर चलिए आप पृथ्वी है। ठीक है, यह काल्पनिक रेखाएं होती है कुछ, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, समझने के लिए मैं ऊपर वाले भाग को हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं तथा नीचे वाले भाग को हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। समझ गए? इसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहेंगे, इसे हम लोग उत्तरी ध्रुव कहेंगे। तो आप समझ गए कहाँ की बात की जा रही है? दक्षिणी ध्रुव अर्थात पृथ्वी के निचले सदन की। चलिए, ठीक है, इसे क्या कहा गया है? तो इसे जल गोलार्ध की संज्ञा दी गई है। किसे? दक्षिणी ध्रुव को। ठीक है, भारत में विश्व की कुल आबादी का 17.5% निवास करती है, जबकि इस आबादी के लिए विश्व का लगभग 4% स्वच्छ जल ही उपलब्ध है। देखिए कितना बड़ा आपके सामने में आंकड़ा, कितना ज़्यादा आपके सामने इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस चीज़ को बता कि भारत में विश्व की कुल आबादी का 17.5% निवास करती है। पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का अगर लिया जाए तो पूरे वर्ल्ड का आंकड़ा निकाले तो इसका वर्ल्ड का पूरे जनसंख्या का एकमात्र भारत 17.5% जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, जिसमें मात्र 4% स्वच्छ जल ही उपलब्ध है। बताइए, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा पानी को बचाकर ही आप लोग रखिएगा, बहुत ज़्यादा पानी खपता है। अब है बहुउद्देशीय नदी परियोजना क्या होती है? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत आत्मनिर्भर बनने तथा लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए योजनाबद्ध आर्थिक गतिविधियां में लगा हुआ था। इसके अंतर्गत नदी घाटी परियोजना विकसित की गई। ठीक है, जब स्वतंत्रता प्राप्ति हम लोग का हुआ तो हमारे जो स्वतंत्र भारत में जो सरकार बनी उसके द्वारा क्या किया गया? तो उसके द्वारा यह किया गया कि हमारे देश में बहुत गरीबी था, बहुत भूखमरी था, बहुत सारी चीज़ थे, अंग्रेज लूट कर ले गए थे। तो यहाँ पे क्या किया गया? यहाँ रोजगार की कमी थी, इसलिए सरकार ने क्या किया? एक मिनट देखिए, हम क्या समझाना था आप लोग को, ये चीज़
समझने का प्रयास किया। जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब क्या हुआ कि सरकार गठन हुआ तो उसके सामने समस्या थी कि लोगों को रोजगार किस प्रकार से दिया जाए, लोगों को रोजगार किस प्रकार से दिया जाए, लोगों का भुखमरी किस प्रकार से, समस्या किस प्रकार से, और भारत को आर्थिक रूप से कैसे लाभ पहुंचाया जाए। ठीक है, तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, उसके लिए आत्मनिर्भर शब्द का प्रयोग किया। मतलब लोग स्वयं अपने आप क्या हो, अपने कार्य को स्वयं कर सकें, किसी पे भी आश्रित नहीं रहना है, इसका तात्पर्य आत्मनिर्भर होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत नदी घाटी परियोजना विकसित की गई। इसमें कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इस परियोजना का उद्देश्य संबंधित रूप से नदी घाटियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का हल करना था। ठीक है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को भारत का मंदिर कहा था। ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछ दिया जाए ज्योग्राफी में कि भारत का मंदिर किसे कहा गया है, किसने कहा, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। या फिर आपसे पूछ दिया जाए कि नदी घाटी परियोजना क्या है, तो इस पूरे सेंटेंस को अगर आप लिखते हैं, उसमें आप इनके द्वारा कहे गए बातों को अगर आप लिखते हैं, तो फिर आपका जो कॉपी होगा, आपका जो प्रश्न उत्तर होगा, ये इतना अच्छा होगा कि मतलब कहा जा नहीं सकते हैं। फिर नंबर कटने का तो सवाल भी नहीं होता है। ठीक है, और उनका विचार था कि परियोजना देश में कृषि उद्योग, ग्रामीण अर्थव्यवस्था इत्यादि को संबंधित रूप से विकसित किया जाए। ठीक, किसका कहना था? जवाहरलाल नेहरू का। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कई बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख कुछ हैं। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, क्या है? दामोदर घाटी परियोजना। यह परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना का आप उल्लेख करें, आप बताएं, तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत टिक मार देंगे कि दामोदर नदी घाटी परियोजना सर ने पढ़ाया था। इसके अंतर्गत झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में दामोदर तथा इसकी सहायक नदियों को पर अनेक बांध बनाए गए। ठीक है, उसके बाद है आपको भाखड़ा नागल परियोजना। समझते हैं, पूरे परियोजना को हम लोग समझेंगे। भारत का सबसे ऊंचा भाखड़ा बांध कितना मीटर है? तो 226 मीटर है सबसे ऊंचा भाखड़ा बांध। याद रखिएगा, सबसे ऊंचा भारत का भाखड़ा बांध है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सतलज नदी पर 1948 में बनाया गया। इसके पीछे एक विशाल जलाशय गोविंद सागर झील, इसके पीछे क्या है? एक विशाल सागर है, गोविंद सागर झील। नाम पे याद रखिएगा बाबू। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली इत्यादि इससे लाभान्वित होती है। ठीक है, इस परियोजना से के लाभ लेने वाले राज्य का नाम अगर आपसे पूछा जाए, तो यह परियोजना का लाभ लेने वाला राज्य कौन है? पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है। ठीक है, हीराकुंड परियोजना, इसके अंतर्गत उड़ीसा में महानदी पर विश्व का सबसे लंबा, इम्पोर्टेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, विश्व का सबसे लंबा, देखिए यहाँ पे गोला में कर दिया, का बांध बनाया गया है, जिसकी लंबाई है 4801 मीटर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कोसी परियोजना आपके सामने है। कोसी परियोजना जो अपना बिहार से क्या करता है? संपर्क रखता है। यह बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत कोसी नदी की भयंकर बाढ़ से बचने और विद्युत उत्पादन के लिए इस नदी पर नेपाल के हनुमान नगर बांध बनाया गया है। ठीक है, तुंगभद्रा परियोजना। ठीक है, तुंगभद्रा परियोजना को हम लोग समझते हैं। यह दक्षिण भारत का सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है, दक्षिण भारत का मतलब आप समझ गए ना, यह भाग दक्षिण भारत हुआ। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत, तो ये समझ लीजिएगा दक्षिण भारत। दक्षिण मतलब नीचे, साउथ, यह दक्षिण भारत है। ठीक है, समझिए दक्षिण भारत का सबसे बड़ी परियोजना है, जिसके अंतर्गत कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी का बांध बनाया गया है। इससे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को लाभ मिलता है। उसके बाद है आपको
चंबल घाटी परियोजना, चंबल की घाटी आप लोग सुने होंगे बचपन में, चंबल की घाटी, चंबल का डाकू, ये सब हम लोग को बचपन में डराया जाता था। ठीक है, यह समझते हैं। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। संयुक्त का मतलब होता है मिला, एक साथ, संयुक्त परियोजना है जिसके अंतर्गत राजस्थान चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध और जवाहर सागर बांध बनाए गए हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि चंबल घाटी परियोजना में कौन कौन से बांध बनाए गए हैं तो क्या आप बताएंगे? प्रतापगढ़ बांध, गांधी सागर बांध और जवाहर सागर बांध। ठीक है, ये नाम आप बताएंगे। चलिए आगे है नागार्जुन सागर परियोजना। यह आंध्र प्रदेश का में कृषि नदी पे स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का यह परियोजना है। इंदिरा गांधी नगर परियोजना, यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। जब मैं बोल दूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब नोट कर ही लीजिएगा, इस पर ध्यान दे ही दीजिएगा। यह राजस्थान की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके अंतर्गत सूक्ष्म भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए रावी और ब्यास नदी का जल सतलज में गिराकर इस नहर का निर्माण किया गया है। ठीक है, यह परियोजना क्या है? इस परियोजना का जो शुष्क भूमि है, जो शुष्क भूमि मतलब बंजर भूमि या फिर उसमें पानी उस पर नहीं मिल पा रहे हैं, उस भूमि को, उस भूमि तक पानी पहुंचाना इस परियोजना का उद्देश्य है। यह संसार की सबसे लंबी नहर है। मैंने क्या बताया था? वो परियोजना, यह नहर है संसार की, मतलब विश्व की सबसे बड़ी, सबसे लंबी नहर है। कौन है? 500 किलोमीटर की नहर। अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी नहर कौन है तो आप बता सकते हैं विश्व की सबसे लंबी नहर कौन है। ठीक है, अब है नर्मदा घाटी परियोजना। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब हमेशा रहता ही रहता है। यह नर्मदा नदी पर स्थित है जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में सिंचाई की जाती है। ठीक है, मैंने पिछले साल भी बिहार बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में देखा था कि ये परियोजना पूछा गया था, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, आप लोग सब रिक्वेस्ट है, मैं जानता हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि कौन पूछ सकता है। सोन परियोजना, सोन परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना बिहार व राज्य की सबसे पुरानी एवं पहली सिंचाई परियोजना है जिसका निर्माण 1874 में किया गया। इसकी कुल लंबाई 135 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 135 किलोमीटर है। इस परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना का रूप देने के लिए 1968 में डेहरी से 112 किलोमीटर ऊपरी इंद्रपुरी नामक स्थान के पास बांध बनाकर बैराज का निर्माण किया गया। ठीक है, किसका निर्माण किया गया? इंद्रपुरी नामक स्थान पर बांध बनाकर बैराज का निर्माण किया गया। इस नए बैराज के नहरें निकालने कर पुरानी नहरों को जलापूर्ति की जाती है तथा पहले इस परियोजना से 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती थी पहले, लेकिन अब बढ़कर 4.5 लाख हेक्टेयर हो गई है। सिंचाई की सुविधाएं के कारण यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होती है। इस देश में रोहतास, जो कि बिहार का एक जिला है, रोहतास को भी चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, रोहतास को चावल का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इस परियोजना का लाभ लेते हैं और यहाँ पे सिंचाई बहुत अच्छा होती है, कृषि बहुत अच्छा, खेती बहुत अच्छा होता है, इसलिए यहाँ इसे रोहतास को चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब जल संकट क्या है थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। सब कुछ हम लोग समझ लिए, जल संकट भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। हम लोग पानी का तो अच्छा उपयोग किए, अब उस समस्या को तो भी समझ लें कि कोई भी चीज़ अगर उपयोग करते हैं तो उसकी बाद आने वाला समस्या भी को तो हम लोग को देखना चाहिए, तो उससे हम लोग देखते हैं। चलिए, जल की आपूर्ति में कमी जल संकट के रूप में जानी जाती है। स्वीडन के जल विशेषज्ञ फॉल्कनमार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकताएं हैं। किनके द्वारा कहा गया है? स्वीडन के एक विशेषज्ञ हैं, जल विशेषज्ञ, मतलब जल के ऊपर ये क्या करते हैं? शोध करते हैं। इनके द्वारा क्या किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को दिन में 1000 घन मीटर जल का उपयोग आवश्यक है। इससे कम उपलब्धता जल संकट कहलाती है।
वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या, इसकी मांग तथा जल का असमान वितरण भी जल संकट का कारण हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। समस्या पे भी आप पूरी तरह से विचार कीजिएगा। मुझे जो समझ में आया मैंने नोट डाउन किया है। जनसंख्या बढ़ने से न केवल जल का घरेलू उपयोग बढ़ता है, बल्कि अधिक उन्नत उत्पादन हेतु जल संसाधन का भी अधिक उपयोग किया जाता है तथा सिंचाई एवं भूमि में भी वृद्धि की जाती है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु एवं कृषि कार्य किया जाता है। ठीक है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें क्या होगा, घरेलू काम में भी पानी का खर्च अधिक होगा, कृषि करना पड़ेगा, अनाज उपजाना पड़ेगा ज़्यादा, अनाज उपजेगा तो पानी वहाँ भी समस्या उत्पन्न होगी। तो बहुत सारी चीज़ें, इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, सबसे पहले जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। चलिए आगे हम लोग चलते, जिसमें निकट भविष्य में पेयजल की गंभीर समस्या उत्पन्न होने की आंशिक संभावनाएं हैं। यदि इन समस्याओं से हमें बचना है तो भूमिगत जल का प्रयोग सिंचाई कार्यों में कम से कम करना होगा। ठीक है। यह कुछ निष्कर्ष था जो अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ये सभी बच्चों के लिए है, चाहे वो CBSE से हैं, किसी स्टेट बोर्ड से हो या फिर बिहार बोर्ड का ही आप बच्चे हो, सभी के लिए है। बस हिंदी और इंग्लिश से फ़र्क नहीं पड़ता, आप समझ सकते हैं, अपनी बातों को लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए, जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकताएं। क्यों हमें जल संरक्षण का आवश्यकता है, प्रबंधन की आवश्यकता है, चलिए थोड़ा हम इसे समझते हैं। चलिए देखें, जल एक ऐसा साधन है जिसका सीधा संबंध हर जीव जंतु से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए यह लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल एक ऐसा साधन जिसका सीधा संबंध हर जीव से, मतलब मान के चलिए ना, कोई भी ऐसा जीव हो जो सांस लेता हो, ठीक है, उसके लिए क्या जल आवश्यक नहीं है क्या? चाहे वह मनुष्य हो, कोई जीव जंतु हो या फिर पेड़ पौधा ही क्यों ना हो। पेड़ पौधा भी तो सांस लेती है, क्या उसे जल के बिना वो सांस लेगी? अगर हम उसे जल नहीं देंगे तो क्या वो पेड़ सूख नहीं जाएगी? बिल्कुल सूख जाएगी। सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जल संसाधन के संरक्षण का उपाय विभिन्न स्तरों पर किए जाते हैं की आवश्यकताएं हैं। जल संरक्षण कुछ सामान्य उपाय इस प्रकार है। चलिए उपाय को हम लोग देखते हैं। जल संरक्षण के लिए अधिक से अधिक जलाशय का निर्माण करना चाहिए। ठीक है। एक नदी बेसिन से दूसरी नदी बेसिन में जल संस्थान करना चाहिए। ये सब क्या है? जल बचाने के उपाय है। मतलब जल संरक्षण का मतलब है कि मतलब बड़े बड़े आप गांव में देखते होंगे ऐसे ऐसे बना हुआ रहता है, उसमें जल पानी भरा हुआ रहता है। ठीक है। ये सब संरक्षण हुआ। ठीक है। भविष्य के लिए आने वाले समस्या के लिए पानी रखना होता है। उसके बाद है भूमिगत जल स्तर को उठाने के उपाय। वर्षा जल संग्रह एवं उसका पूर्ण चक्रण। ये क्या होता है? वर्षा जल संग्रह एवं पूर्ण चक्रण। पूर्ण चक्रण का मतलब होता है कि हम वैसे चीज़ जो हम उसका दोबारा प्रयोग कर सके, उसे पूर्ण चक्रण हम कहेंगे। ठीक है। मतलब जल जब वर्षा होती है तो जल का संग्रह होता है ना, कहीं जैसे आप देखोगे नदी में पूरा पानी भर जाता है, ठीक है, या फिर कहीं कहीं पानी वानी जम जाता है, तो यही सब पानी हमें क्या करता है? पूरे वर्ष प्रयोग करने में लाभ देता है। इसलिए वर्षा होना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। समझते हैं। वर्षा जल संग्रह भूमिगत जल की क्षमता को बढ़ाने की तकनीकी है। इसमें वर्षा जल को रोकने और इकट्ठा करने की विशेष ढांचा जैसे कुएं, गड्ढे आदि निर्माण करना शामिल है। ठीक है। अब है वर्षा जल संग्रह के उद्देश्य को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है। कुछ बिंदु है जो वर्षा संग्रह को किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कई बिंदु। जल की बढ़ती मांग को पूरा करना। ठीक है। जब वर्षा जल संग्रह होगी तो जल की जो बढ़ती मांग है उसको हम लोग पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल। जब हमारे पास पूरी तरह से संसाधन होगा तो किसी भी चीज़ का मांग कम होगा ना, मांग बढ़ेगा नहीं। धरातल पर बहते जल की मात्रा को कम करना। जो ज़मीन पे बह रही हैं पानियाँ, जो धरती पे पानियाँ बह रही हैं, इधर उधर से निकल रही है, बर्बाद हो रहा है पानी, इसका हम रोक सकते हैं संग्रह अगर करेंगे हम लोग तो। ठीक है।
सड़कों को जल जमाव से बचाना। ठीक है, सड़क पे जल जमाव जो होता है, जहाँ तहाँ देखते हैं गड्ढे वड्ढे में पानी जमा हुआ रहता है, इसे बचा सकते हैं। भूमिगत जल को एकत्रित करने की क्षमता तथा जल स्तर को बढ़ाना व भूमिगत जल प्रदूषण को घटाना। ठीक है, उसके बाद है भूमिगत जल की गुणवत्ता को बढ़ाना, ग्रीष्म ऋतु तथा लंबी शुष्क अवधि में जल की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करना। जल के कुशल प्रबंधन के लिए निम्नलिखित कुछ प्रमुख बिंदुएं हैं। चलिए उसे भी हम लोग, आपको मैंने कोई भी ऐसा बिंदु मैं नहीं छोड़ा हूँ जो आपको प्रश्न पूछा जाए और आप जवाब ना दे पाए। सिर्फ यही नहीं, आप मेरे कोई भी नोट्स को पढ़ सकते हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी आप नोट्स को पढ़ते हैं तो आपको उस नोट्स में, उस चैप्टर में कोई डाउट ऐसा नहीं होगा जो आप क्लियर ना कर पाएँ। अगर फिर भी बच जाता है तो कमेंट करना ना भूलें। कमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि मैं आपके बात को समझ पाऊँ, आपकी भावना को समझ पाऊँ, मैं समझ पाऊँ कि मेरे बच्चे जो हैं उनको किस तरह का वीडियो चाहिए, कैसे और मैं बदलाव कर सकूँ। इसके लिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ। चलिए, जन जागरण पैदा करना और जल के संरक्षण एवं उसके कुशल प्रबंधन से संबंधित सभी क्रियाकलापों में लोगों को शामिल करना। ठीक है, भूमिगत जल निकाय इकाइयों की निगरानी, जिसमें उन्हें सूखने से बचाया जा सकता है। किसे? भूमिगत इकाई व निगरानी, जिसे सूखने से बचाया जा सकता है। सभी जल निकाय की इकाइयों जैसे कुएं, नल, कूप आदि को पंजीकृत करना। ठीक है, मतलब रजिस्ट्रेशन करना। उसके बाद है जलाशय को प्रदूषित से बचाना। एक बार प्रदूषित हो जाने पर जलाशय वर्षों बाद पुनः उपयोगी हो पाता है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, जलाशय में प्रदूषित कर देते हैं। जहाँ आप लोग नाला वाला देखते हैं, हम लोग देखते हैं, खासकर अपने भारत के लोगों का यह आदत है कि वो कचरा निकालते हैं और जो कि घर घर कचरा आता है, फिर भी वो कचरा कहाँ बिक देते हैं, इधर उधर गड्ढे में बिक देते हैं। इससे क्या होती है, प्रदूषित होती है जल, और जल प्रदूषित हो जाने के बाद क्या होती है, लोग अगर वो पुनर्चक्रण के बाद किसी भी व्यक्ति के पास वो जल पहुंचता है तो वही बीमारी का कारण है। जल की बर्बादी तथा जल प्रदूषण को रोकने के लिए जल की पाइपलाइनों की तत्काल मरम्मत करना, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह सरकार द्वारा अनदेखा भी किया जा रहा है। आप देख रहे हैं बिहार में हर घर जल का परियोजना चल रहा है जिसमें पाइपलाइन तो बिछाया गया है, लेकिन आप देखते होंगे रोड पे कि कहीं यहाँ से पानी लीकेज हो रहा है, कहीं यहाँ से पानी लीकेज हो रहा है, रोड पे पानी बह रहा है, व्यर्थ हो रहा है। जब सरकार ही इस चीज़ पर जागरूक नहीं है तो आम जनता क्या जागरूक होंगे। खैर, हम लोग को पढ़ाई करना है, उसके बाद ही कुछ बनेंगे हम लोग, तो आगे इस सभी चीज़ों का सुधार कर सकते हैं। तो आज के लिए अपना इतना ही वीडियो है। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, किसी भाई बंधु को समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट करना ना भूलें ताकि मैं आपके बातों को समझ सकूँ। तो कमेंट ज़रूर कीजिए और इतना मेहनत करने के बाद एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ कि हमारे भाई बहन जो हैं इस बार इस अच्छे मार्क्स अपने एग्ज़ाम बोर्ड में लाएं और अपने माता पिता तथा अपना गुरुजनों का सम्मान करें और उनका नाम रोशन करें और इस YouTube फैमिली का भी नाम रोशन करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।